बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। ये स्पेशल एपिसोड एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की, और आज की एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीरीज दिसंबर में मुत्तहदा अरब अमारात में खेले जाने वाली थी, उस सीरीज की मनसूखी से क्रिकेट पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिन पर डिस्कस करेंगे। बाद लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बाद लोग कहते हैं कि शहरियार खान को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सब जो अगर कहा जाए कि अताब की जद में आ गए शहरियार खान, हालांकि उनके साथ तो नजम सेठी साहब भी गए थे, उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद साहब भी गए थे, जो उसी दिन यानी पीर की रात को मुंबई से दुबई रवाना हो गए, और शहरियार साहब जो थे वो मंगल को इस उम्मीद में रहे दिल्ली जाकर के शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल उनसे मुलाकात करें। बाज हल्के ये भी कहते हैं कि शहरियार खान को हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वो फौरन वतन वापस आए, पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। बाज हल्के ये कहते हैं कि शहरियार खान के खिलाफ एक बाकायदा मुनज्जम साजिश हुई है उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से अलग करने के लिए, और बाज हल्के इस हवाले से बावसूख जराए ये कहते हैं कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब वजीर आजम पाकिस्तान, जो पीसीबी के पेट्रन भी हैं, जब वो दौरे अमरीका से वापस आए तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उखाड़ पछाड़ हो, और खास तौर पर चेयरमैन के ओहदे के लिए बाद लोग नाम ले रहे हैं कि शायद नजम सेठी साहब दोबारा चेयरमैन के ओहदे पर बराजमान हो सके। बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिन पर हम बात करेंगे आज के शो में, और इस शो में हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पीछे इस वजह से तो नहीं भाग रहा कि पैसे नजर आ रहे हैं, अरबों रुपए का फायदा, अरबों रुपए की इनकम होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर पाकिस्तान भारत से सीरीज खेलता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी मामलात के जिन पर नजर डाली जा सकती है, क्योंकि अब शहरियार खान की वतन आमद हो चुकी है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, वो सारी चीजें तो हो चुकी हैं, लेकिन अब क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर स्टूडियो से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब। 17 जुलाई 1999 को उनके क्रिकेट बोर्ड पर एडहॉक लगाकर उस वक्त के सेनेटर सैफुर रहमान के छोटे भाई मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, और फिर उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हिचकोले खा रही है, कोई सेटल नहीं हो पाई। एक पीरियड था जनरल तौकीर ज़िया का कि जिसमें कुछ बेहतरी आई, लेकिन हिचकोले ही खाती रही, एडहॉकिज्म नाफिज रहा। इस पर हम खालिद महमूद साहब से बात करेंगे। हम टेलीफोन लाइन पर लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू की। नजम सेठी साहब ने उस सुपर लीग को आगे बढ़ाया, और नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि ज़का अशरफ साहब ने अगर साइन नहीं किए थे बिग 3 पर तो हमने साइन किया, हमें बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा हो रहा है इसका जवाब हम ज़का अशरफ से पूछेंगे। इसके अलावा हम पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लेग स्पिन गुगली बॉलिंग के जादूगर अब्दुल कादिर को भी टेलीफोन लाइन पे लेंगे, और भारत का पर्सपेक्टिव जानने के लिए भारतीय सीनियर स्पोर्ट्स एंकर रवीश बिष्ट को भी ऑनलाइन लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये सारी चीजें करें, और आपकी टेलीफोन कॉल जरूर हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहते हैं ना कि जुबान खल्क को नक्कारे खुदा समझो। आपको स्क्रीन पर हमारा टेलीफोन नंबर नजर आ रहा होगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कॉल करें तो 009-242 डायल करें, और 009-221 डायल करें, और उसके बाद 3580-3817 पर कॉल करें। कराची के व्यूअर्स 3580-3817 पर कॉल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम खालिद महमूद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज देखते हैं और इस तमाम मामले के हवाले से, और इस पैकेज को देखने के बाद जब वापस आएंगे तो आज बहुत सारी बातें करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से। पीर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुंबई में वाक़ हेडक्वार्टर पर शिवसेना के हमले के बाद से पाकिस्तान भारत क्रिकेट सीरीज पर मायूसी के अंधेरे छा गए हैं। पाकिस्तानी वक्त की जिस अंदाज से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इज्जत अफजाई की, इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम चिरागपा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए भारत की मिन्नत समाजत करनी चाहिए। सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान भारत से क्रिकेट सीरीज नहीं खेलेगा तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि शायद अरबों रुपए के वसूल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सीरीज खेलना चाहता था। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान वतन वापस पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब नजम सेठी शहरियार खान को अकेला छोड़कर पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद के हमरा मुंबई से रातों रात दुबई रवाना हो गए, और इस वक्त तमाम तर तोपों का रुख
पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान की जानिब है। बाज हल्के तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से आइंदा चंद दिनों में कोई फैसला मुतवक्का है, और कुछ लोग नजम सेठी को दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज होता देख रहे हैं। देखते हैं इस साजिश का ताना बाना कहां जाकर मिलता है और पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में रवाना होती है। जी, ताना बाना कहां जाकर मिलता है और पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में रवाना होती है। हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब। इनको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल बेग साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे दावत दी। आज आप कुछ शरारती से मूड में लग रहे हैं मुझे। खालिद साहब, हम मामलात लोगों के सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं, आज मीडिया के हलकों में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गश्त कर रही थी कि जिस तवातुर के साथ नजम सेठी साहब मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आइंदा आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का हुमा उनके सर पर कहीं ना सज जाए। इस पूरे सिनारियो को आप मुख्तलिफ चैनल्स पर आ चुके, लेकिन एक नए एंगल से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप समझते हैं कि कोई साजिश जन्म ले रही है? आपके खिलाफ भी साजिश हुई और रातों रात आपका क्रिकेट बोर्ड, जबकि आपकी टीम 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और एडहॉक लगा दी गई। क्या यहां पर भी कुछ साजिश के आसार नजर आ रहे हैं खालिद महमूद साहब आपको? जी, साजिश तो हो रही है। ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोगों, अहले पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आपने बहुत से हलकों का हवाला दिया था इकबाल बेग साहब, तो मुझे आप अकलियती हलके में शुमार कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नुक्ता नज़र काफ़ी दिनों से और बल्कि पिछले साल डेढ़ से जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है और लोग शायद उससे इत्तफाक भी नहीं करते। पहली बात तो मैं कहता हूँ, मीडिया भी इस्तेमाल कर रहा है ये लफ्ज़ के ये सीरीज़ की मनसूखी हो गई जो होनी थी, और शायद अभी आपने भी बात ऐसे की है। तो मैं तो इस मनसूखी को मनसूखी ही नहीं समझता। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ का कोई वजूद हो या इम्कान हो तो फिर तो आप कहते हैं कि हाँ जी ये होना था लेकिन मनसूख हो गई चीज़। मेरी नज़र में ये पहले दिन से ही ये जो ताल्लुकात थे क्रिकेट के, ये जो दौरा था मुजव्वज़ा, ये एक नॉन स्टार्टर था। क्यों नॉन स्टार्टर था? उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है उनकी हुकूमत के ताबे है और वो क्रिकेट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सियासी हथियार के तौर पर। और अब वो वाज़े तौर पर ये उनकी सोच है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा किया जाए और दहशतगर्दी के मसले पर उनको रुसवा किया जाए। तो वो रसवाई का बंदोबस्त पूरा कर रहे हैं। अच्छा खालिद महमूद साहब, कता कलामी होती है? खालिद महमूद साहब, कता कलामी होती है। मैं आपने जिस तरह कहा कि तन्हा कर दिया जाए, इस वक्त नई दिल्ली से न्यूज नेशन जो भारतीय टेलीविजन चैनल है उसके सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट और एंकर रवीश बिष्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी थोड़ी बात कर लूं खालिद साहब कि उनका भी नुक्ता नजर जानने की कोशिश करूं। रवीश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एक्सप्रेस न्यूज। आप कैसे हैं? माय प्लेजर, आई एम गुड। अच्छा रवीश, ये बताइए, अब पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही हैं। अभी आप शायद खालिद महमूद साहब को सुन रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू भी मुलाहिजा की कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बाज लोग ये कह रहे थे कि बगैर बिन बुलाए चले गए पीसीबी के ऑफिशियल, लेकिन आज राजीव शुक्ला साहब ने एक टेलीविजन चैनल से बात की है पाकिस्तान में और उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने इनको बुलाया था लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि बातचीत नहीं हो सकी। और क्या भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है जैसे खालिद महमूद साहब कह रहे थे? आपका क्या नुक्ता नजर है इस हवाले से रवीश? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बीसीसीआई ने इनवाइट किया था पीसीबी चीफ शहरयार खान को, क्योंकि रिजीम चेंज हुआ था और चाहते थे कि एक जो भारत पाकिस्तान सीरीज की जो बातचीत है, जो आईसीसी में भी एक विंडो बनाई हुई है दिसंबर के लिए, उसके बारे में बातचीत हो जाए। लेकिन हमें ये समझना होगा, मैं पिछले 6-7 महीने से आपके साथ लगातार बातचीत कर रहा हूं, हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान की स्थिति बड़ी अलग है। यहाँ पे एक जो क्रिकेट है उसमें पॉलिटिक्स, सियासत का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, और जब तक सियासत के मसले नहीं सुलझेंगे
तब तक क्रिकेट के मसले नहीं सुलझ सकते हैं। अब ये आप देखिए, इतने साल इंडिया पाकिस्तान, मैं उस सियासत पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की आप क्रिकेट हिस्ट्री भी उठाकर देखें, बहुत दरमियान ऐसा हुआ, 99 में सीरीज हुई, उसके बाद 7-8 साल लग गए पाकिस्तान की टीम को भारत आने में, 89 से 99 के बीच सीरीज नहीं खेली गई। तो सियासत का हमेशा रोल होता है। इस वक्त सियासत ऐसी है, और जिस तरीके से रिलेशन चल रहे हैं, पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के, मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार उसके लिए परमिशन देने वाली है कि भारत और पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी मैचेस खेले। तो शहरियार खान जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में जवाब देना होगा बहुत सारी चीजों का, इसलिए लगे हुए अपने रिजीम को भी दिखाना होगा कि मैंने ये किया पीसीबी के लिए, लेकिन इसका हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिक्चर क्लियर नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं रहेगा। अच्छा रवीश, यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि बाज लोग इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी जन्म दे रहे हैं, इसके हवाले से भी बात करें कि 40-50 आदमी कैसे घुस गए बीसीसीआई के दफ्तर में जब तक उन्हें कहीं से कोई सरपरस्ती हासिल ना हो। क्या आप इस थ्योरी को बाय करते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि बीसीसीआई ने उनको कुछ एक तरीके से बीसीसीआई का सपोर्ट रहा हो या कॉन्स्पिरेसी रही हो, ये नहीं है। देखिए, शिवसेना एक राजनीतिक संगठन है। भारत में जो सरकार है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका वो पार्टनर है। महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें भी वो पार्टनर है, और उनका हमेशा से रोल रहा है। अगर आप 1999 की सीरीज भी याद करें तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की पिच भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खोदी थी। आपको याद होगा, जिस पिच पे बाद में परफेक्ट 10 भी अनिल कुंबले ने बनाया। तो उन्होंने इससे पहले भी सुधीर कुलकर्णी जब फॉरेन सेक्रेटरी आपके पुराने थे, जो नॉरा डव, नॉरा हॉक बुक रिलीज करने आए थे, खुर्शीद महमूद हुआ, जी हाँ, उसमें विरोध हुआ। तो ये एक राजनीतिक पहलू है, वो घुस सकते हैं, और मुझको नहीं लगता कि इसी में किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी रही। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रवीश मैं पूछूंगा कि आप आने वाले वक्त में, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान फिर भी कहीं ना कहीं ताल्लुकात हैं, आप आइंदा आने वाले वक्त में देखते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 का जो 11 मार्च से शुरू हो रहा है उसका बॉयकॉट कर दे? और अनुराग ठाकुर का एक बयान आया है कि एशिया कप T20 वो कराने जा रहे हैं फरवरी के वक्त में, जो पाकिस्तान सुपर लीग से क्लैश कर रहा है। आप समझते हैं ये सारी चीजें सही समत में जा रही हैं? देखिए, यहाँ पर मैं दो चीजें स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आईसीसी वर्ल्ड T20 जो होगा वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, और उसमें तो पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उसे बॉयकॉट कर सकता है। ज़हीर अब्बास ने एक बार कहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आईसीसी का टूर्नामेंट, तो पाकिस्तान को क्रिकेट को अगर बचाना है, जीवित रखना है, लाइव रखना है, तो उनको खेलना तो पड़ेगा। सिक्योरिटी खदशात नहीं होंगे प्लेयर्स के लिए? जब आपके अंपायर्स के लिए सिक्योरिटी खदशात हैं, पाकिस्तानी अंपायर के लिए, पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के लिए, तो प्लेयर्स के लिए नहीं होंगे रवीश? मैं आपको एक चीज बताऊं, 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मुंबई में मैचेस ऐसी सेम थ्रेट मिली थी और मुंबई में मैचेस नहीं रखे गए। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, अगर वर्ल्ड T20 में हमेशा ही होता आ रहा है आजकल, तो ठीक आईसीसी के लिए कैश बोनेंजा भी होता है वो। अच्छा, और एशिया मुंबई में नहीं होगा, कहीं और होगा, कहीं होगा। और एशिया कप T20? एशिया कप T20 में भी मैं आपको एक चीज कहूं कि ये मुनासिब है कि पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट खेले, लेकिन इंडिया उनके साथ न्यूट्रल वेन्यू में कहीं और जाके कहीं पे क्रिकेट खेले। इसके लिए मुझे लगता है कि अभी एक दौर की बातचीत और होनी बाकी है, उसके बाद फाइनलाइज हो। थैंक यू वेरी मच रवीश बिष्ट, आपने हमें ज्वाइन किया नई दिल्ली से। भारतीय टेलीविजन चैनल न्यूज नेशन के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ थे। खालिद महमूद साहब हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खालिद महमूद साहब से पूछेंगे रवीश बिष्ट जो कह रहे थे, उनकी राय इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये स्पेशल एपिसोड पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की भारतीय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रवीश बिष्ट से। हम खालिद महमूद साहब चूंकि हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। खालिद साहब क्या कहेंगे? रवीश बिष्ट ने तो बता दिया कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल नजर आता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज, और उन्होंने इस तमाम क्रिकेट सीरीज को सियासत से जोड़ दिया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सियासत से तो मैंने खुद जोड़ा था, और मैंने कहा था कि चूंकि उनकी क्रिकेट सियासत के ताबे है तो वो चीज ऐसे होनी है, और मैंने इसीलिए ये जो दौरा था इसको नॉन स्टार्टर करार दिया था, और मैंने कहा था कि ये मनसूख वाला तो बस ऐसे ही लफ्ज है, ये होना ही नहीं था शुरू में। अगली बात जो मैं कहूंगा कि वो आप उनसे पूछ रहे थे कि ये क्या शिवसेना को काबू नहीं किया जा सकता था, 40-50 लोग थे ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं, हालात हमारे काबू से बाहर थे। 99 का वो हवाला उन्होंने भी दिया,
تو 99 میں بھی شیو سینا نے اسی طرح وانکھیڑے اسٹیڈیم میں حملہ کیا تھا اور بھی حرکتیں کئی کی تھی. تو یہ روی کو معلوم نہیں ہے, شاید ہمارے پاکستانی میڈیا کو بھی نہیں معلوم, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دورہ میں نے اپنے جو ہم منصب تھے انڈین کرکٹ بورڈ کے رائے سنگھ, ان کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ دورہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہ آپ کے لوگ چاہتے ہیں نہ آپ کی حکومت چاہتی ہے, اور میں اپنے کھلاڑیوں کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتا, ان کی جانوں کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا. یہ ایک بات بڑی کارگر ثابت ہوئی, بڑی مؤثر ثابت ہوئی. انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ نہیں, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنی حکومت سے درخواست کریں گے کہ وہ مداخلت کرے. اور اس کے بعد مداخلت ہوئی. آپ اس وقت کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, واجپئی صاحب جو وزیر اعظم تھے, انہوں نے بال ٹھاکرے صاحب کو خود کہا کہ یہ ساری حرکتوں سے آپ باز آ جائیں, پاکستان کا دورہ ہونا ہے اور آپ ایسے نہ کریں. اس کے نتیجے میں نہ کوئی شیو سینا رہ گئی کسی ایکٹیویٹی کے لیے, نہ کوئی احتجاج رہ گیا, نہ کچھ ہوا, اور آپ گواہ ہیں کہ وہ دورہ ہوا بڑے باعزت طریقے سے. اس لیے میری سوچ واضح. خالد صاحب لیکن قطع کلامی ہوتی ہے, خالد صاحب جی ہاں قطع کلامی ہوتی ہے. اس وقت تو واجپئی صاحب کی حکومت تھی, لیکن اس وقت جو حکومت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا ان کے پارٹنر ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کی حکومت مختلف ہے, انتہا پسندوں کے ساتھ ہے, اور اسی وجہ سے معاملات میں برف نہیں پگھل پا رہی؟ جی میں تو واضح طور پہ میری سوچ ہے کہ یہ اسی لیے نہیں ہو رہا پاکستان کا جو دورہ ہے اور باقی معاملات, کیونکہ وہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ورنہ اگر وہ چاہتی تو آپ نے درست سوال ان سے پوچھا تھا انڈین جرنلسٹ سے کہ کیا اتنی سیکیورٹی بھی مہیا نہیں کی جا سکتی تھی کہ 50-100 لوگوں کو روکا جا سکتا. روکنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ وہ حکومتی ایما پہ آئے ہوں گے یقیناً, اور اگر حکومتی ایما نہیں تھا تو رضامندی ان کی شامل تھی پوری اس میں. اور جہاں تک سازش کی آپ بات کرتے ہیں, اچھا خالد صاحب جی میں اس کو سازش کا آپ کیا کہیں گے؟ اس معنوں میں ایک سازش دیکھتا ہوں کہ کرکٹ کے یہ سارے بڑے جو تھے آئی سی سی کے اجلاس کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے. اگر واقعی کو معاملہ طے کرنے تھے تو بہت ساری چیزیں وہیں پہ ہو جاتی ہیں, جو سائیڈ میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو خاص طور پہ اب کتنی دفعہ انہوں نے بلانا تھا ہمارے چیئرمین کو, ایک دفعہ وہ خود محنت کر کے پہنچ گئے, ڈھاکہ سے کلکتہ پہنچے, 6-7 گھنٹے وہ ایئرپورٹ پہ رکے رہے, خوار ہوتے رہے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا. پھر ایک دفعہ اور بھی وہ گئے تھے اور اپنے ہم منصب سے نہیں مل سکے تھے, سیکٹری سے مل کے آ گئے. یہ تیسری دفعہ پہنچے. میں تو سمجھتا ہوں کہ تیسری دفعہ بلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ڈرامہ کیا جائے اور باہر کی دنیا کو پیغام دیا جائے کہ جی ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں دورہ کرنے کی, لیکن کیا کریں جی, پبلک پریشر ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ صرف ڈرامہ اس لیے تھا, ورنہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کم از کم ان سے معافی مانگ لیتے کہ جی ہم سے صورتحال نہیں سنبھالی جا سکی. ٹھیک. اچھا میں آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل کروں گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ذکا اشرف صاحب کو. ذکا اشرف صاحب جب اکتوبر 2011 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے, اور پھر ذکا اشرف صاحب کے دور میں ہی 2012 کے آخر میں پاکستانی ٹیم نے ون ڈے انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے بھارت کا دورہ کیا, وہ سیریز جیتی. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ذکا اشرف صاحب لاہور سے موجود ہیں. السلام علیکم ذکا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ذکا صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بگ 3 پر جو ہے دستخط ذکا اشرف نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ہم نے کیے, اور اس کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا تھا. جو ان کے ماضی کے بیانات دیکھیں, ان کی 20 جون 2015 کی پریس کانفرنس, 2014 کی پریس کانفرنس, 30 جون 2014 کی پریس کانفرنس, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے تو کیا ہمیں معاہدے پر دستخط کرنے کی بگ 4 میں سیٹھی صاحب کے بقول شامل ہونے کی یہ سزا مل رہی ہے؟ آپ کا کیا اس حوالے سے نقطہ نظر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ خیال میں آپ کوئی بھی چیز کو توڑ موڑ کے غلط بیانی کریں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. میں پہلے دن بھی جو جتنی باتیں تھی جو میں نے کی ہیں وہ آپ دیکھیں, اب وہ آہستہ آہستہ سچ ثابت ہو رہی ہے, اور جتنی باتیں وہ
करते रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा जी कि पता नहीं 30 बिलियन आ रहे हैं, 30 अरब रुपए, उन्होंने कहा पाक भारत सीरीज से 30 अरब रुपए हमें हासिल होंगे, 30 अरब रुपए आएंगे। हाँ। तो वो कहाँ है 30 अरब रुपए किधर गए, पता नहीं। वो उधर इंडिया के पास है, हमारे पास है, कहाँ है? कुछ भी नहीं है। और ना वो बिग फोर बने, ना उनको कोई सीरीज हुई, ना उनको कोई और कोई बेनिफिट मिला। आप देखें अगर इंडिया गए हैं तो इंडिया से जाने से पहले एक होमवर्क होता है, एक तैयारी होती है। सही। आप जाने से पहले अपने पैटर्न से मशवरा करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मशवरा करें और फिर पाकिस्तान हाई कमीशन को वहाँ इन्वॉल्व करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। ये नहीं है कि आपने बैग उठाया और 2 सामान जाके इंडिया में लैंड हो और कहें जी हम आ गए हैं उनके दावत में। अच्छा। आप सोच देखेंगे जब वो वहाँ गए हैं तो वहाँ जब वो जो इंतहा पसंद उनके बोर्ड के दफ्तर में घुसे हैं, उनके जो प्रेसिडेंट है बोर्ड के, वो आराम से हंस रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, वो ऊपर झंडे लहरा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, वो हंस रहे हैं उनसे। सही, ये तो ऐसे लगता है जैसे एक प्री प्लान सारा ये तमाशा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती और इन लोगों की इंसल्ट करने के लिए वो जका साहब आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिए, मैं चलता हूँ खालिद महमूद साहब की जानिब। खालिद महमूद साहब, क्या समझते हैं, पीसीबी के चेयरमैन तो गए, चले शहरयार खान साहब, उन्होंने लेटर भी दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मदऊ किया। नजम सेठी साहब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है वो भी साथ गए और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद साहब भी साथ गए, लेकिन रात के वक्त दोनों जो है वो दुबई चले गए और रह गए शहरयार खान अकेले। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि 2-3 अफराद पर मुश्तमिल वक्त ले जाने की वजह? सबसे पहले तो मैं ज़का अशरफ साहब को खुशामदीद कहता हूं आपके प्रोग्राम में, और मुझे नहीं मालूम कि आप उनको बता रहे थे कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि वो नहीं करना चाहते थे, तो नजम सेठी साहब ने ये मुआहदा किया। तो ज़का अशरफ साहब की अपने दौर की और अपने वक्त की सबसे बड़ी लेगेसी यही है कि उन्होंने बिग 3 के इशू पर इंडिया के आगे और बाकी मुल्कों के आगे घुटने नहीं टेके। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं इस बात का, हालांकि वो क्रिकेट में उस वक्त नौवारिद थे, क्रिकेट की बारीकियों को समझने में के लिए उनको वक्त चाहिए था, लेकिन उनकी सोच बड़ी मतवाजन थी, हुब्बुल वतनी पर मबनी थी और बहुत अच्छा उन्होंने सोचा था, क्योंकि सबको उस वक्त मालूम था कि इस वक्त बिग 3 का मामला जो अमल में आ गया तो फिर पाकिस्तान की हैसियत क्या होगी, वो आप लोग सारी की सारी देख रहे हैं। बाकी रह गई बातें जो आप कर रहे हैं कि नजम सेठी गए साथ और सुभान अहमद गए, ये इंतहाई क्यों गए सर, आप समझते हैं रीजन क्या समझते हैं? मैंने क्रिकेट बोर्ड वालों से पूछा था रीजन ये सारा कुंभा इकट्ठा क्यों चला गया है, बल्कि मेरा ख्याल है कि इनमें से किसी का अहले खाना भी शायद साथ थे। तो मुझे बताया गया जी नजम सेठी साहब जो हैं बड़े सरगर्म हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के सिलसिले में, और उनको चूंकि ये शहरयार साहब जा रहे हैं तो वो भी साथ जा रहे हैं कि वहां से कुछ हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को बकौल जिन साहब से मैंने बात की उनका कहना था कि कुछ खिलाड़ियों को रोप इन करके वो ले आएंगे वहां से, यानी उनको खेलने पे आमादा कर लेंगे। तो वो चूंकि ज्यादा होशियार है। कता कलामी होती है खालिद साहब, कता कलामी होती है, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि दुनिया में जितनी भी लीग होती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की लीग हो, चाहे वेस्ट इंडीज की लीग हो, चाहे बांग्लादेश की लीग हो, चाहे श्रीलंका की लीग हो, वहां भारतीय खिलाड़ी नहीं जाते? क्या इस बात से वो आगाह नहीं थे? देखिए आप ये जो बातें कर रहे हैं, आप हैं मीडिया के बड़े माने हुए एक एंकर, आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपको इन तमाम चीजों का पता है। तो ये 2 हजरात जिनका आप इस वक्त तस्करा कर रहे हैं, शहरयार खान साहब और नजम सेठी साहब, बहुत मसरूफ लोग हैं, उनकी और भी बड़े काम हैं। नजम सेठी साहब ने अपनी चिड़िया को काबू में रखना होता है, उन्होंने अपना प्रोग्राम भी करते हैं वो टेलीविजन पर, उनका एक रसाला बड़ा मशहूर है वो भी चलाते हैं। शहरयार खान साहब भी जो है उनके अपने वो किताबें वगैरह भी लिखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास इतना ज्यादा वक्त होता है कि वो ये छोटी छोटी बातों को भी नोट कर सकें जो आप नोट कर लेते हैं और फिर वहां पे मीडिया पे बताने लगते हैं।
ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں زکا اشرف صاحب. آپ بتائیے زکا اشرف صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کرکٹ کو کس جانب جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان سپر لیگ بھی متنازع ہو گئی ہے. پہلے سیٹھی صاحب گئے قطر کے شہزادے سے بھی ملاقات ہوئی, قطر اولمپک کمیٹی کے ساتھ بھی تصاویر کھینچی, گراؤنڈ مین کو بھی بھیج دیا, تیاریاں شروع ہو گئیں, اور اس کے بعد انہوں نے سپر لیگ کے لوگوں کے بعد یہ اعلان کیا کہ اس کے میچز جو ہیں وہ دبئی اور شارجہ میں ہوں گے. اس پورے سیناریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں زکا اشرف صاحب؟ سب سے پہلے تو میں خالد محمود صاحب کو بھی السلام علیکم کہوں, اور انہوں نے جو بھی اچھی باتیں کی ہیں میں نے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. باقی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہر چیز کے لیے انسان کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے اور میرا کیا الٹیمیٹ ایم کیا ہے, میں نے کیا حاصل کرنا ہے. یہ تو کنفیوز ہیں, کبھی قطر جاتے ہیں اور وہاں جا کر میں قطر میں بھی جو شہزادے سے جب ملے ہیں تو رائل فیملی کو امبیرس کیا کہ سارا اپنا وہ سامان اٹھایا اور اب دبئی یا کسی اور شہر میں پتہ نہیں کدھر جانا چاہتے ہیں. صحیح, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. آپ بھی دیکھیں پاکستان سپر لیگ کا ویژن میرا تھا, سوچ میری تھی. جی خالد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب, قطع کلام. جی خالد صاحب تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. زکا اشرف جو بات کر رہے تھے قطر میں شہزادے کو ملے, مایوس کیا, آپ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. وہاں ان کے سارے جو رابطے تھے وہ کروانے میں پیش تھے ہمارے سابقہ سینیٹر سیف الرحمان صاحب, اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بہت مایوس بھی ہیں اور بڑے غصے میں بھی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اس معاملے میں. اچھا, ہماری گفتگو جاری رہے گی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے, اور پھر پروگرام میں ہم عبد القادر کو بھی بعد میں شامل کریں گے, پاکستان کے سابق ٹیسٹ لیگ اسپنر. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں.